कुछ औरतों को बच्चे भी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो हट्टे-कट्टे हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं हो सकते, करेक्ट। है ना? स्पर्म काउंट नहीं होता है या फिर उनमें कुछ खराबी होती है, उनका बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स में कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं कि वो बच्चों को पैदा नहीं कर पाते। मैं करेक्ट। बहुत खुल के बोल रही हूँ, करेक्ट, और वहाँ कुछ डिफेक्ट भी होता है तो वो पूरी फैमिली मिलके मैनेज कर लेती है। है ना? मेरा जो भाई था, मंझला भाई, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मतलब एक ऐसी स्ट्रेस लेवल पे पहुँचा दिया था कि मैंने सुसाइड करना डिसाइड कर लिया था। अच्छा, मतलब 7 साल के पहले पता नहीं लगता। किसी को नहीं, मतलब वैसे तो जनरली 13 साल तक किसी को पता ही नहीं होता है, लेकिन 7 साल के बाद ना बच्चा कॉन्फिडेंटली चलना, बोलना या किसी के साथ कन्वर्सेशन करना अच्छे से सीख जाता है। तो वो कन्वर्सेशन, उसका चलना बोलना, तभी से लोगों को पता चल जाता है कि ही इज़ डिफरेंट। स्कूल में भी मुझे छक्का, गुड़, मामू, बाइलिया ये वाले सारे वर्ड्स यूज़ हुए। तो ये समाज ने किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर मुझे स्कूल में बच्चे बाइलिया, छक्का, गुड़, मामू नहीं बोलते तो मैं जैसी हूँ वैसी शर्ट पैंट पे भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी ना। करेक्ट। मैं एक कोरियोग्राफर, क्यों, कितने डांस कोरियोग्राफर्स है जो फेमिनाइन है, बहुत है। कितने डायरेक्टर्स है, हाँ, है। कितने सारे प्रोड्यूसर्स है। बहुत है। तो छुपाते हैं। करेक्ट। देखिए, जन्म होता है XX XY, ये सुना है आपने? ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, ये मम्मी और पापा के होते हैं। हाँ। इट मीन्स फैक्ट्री। तो XX होता है लड़की, XY होता है लड़का। तो वैसा वाला ही अगर XY ऐसा वाला जब होता है तब होता है एक ट्रांसजेंडर पर्सन, जिसका ऑर्गन्स एक तो उसको मेल भी प्रेजेंट नहीं करता है और फीमेल भी प्रेजेंट नहीं करता है, और ये करोड़ों में एक केस होता है। अच्छा। करोड़ों में एक केस होता है। अच्छा। तो वो उसे कहा जाता है माँ पेट किन्नर। अच्छा, जब ये समाज के कोई गुजर जाता है तो वो लोग क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि ये श्राप मिला है इनको, इसलिए ऐसे पैदा हुए हैं, तो इनको जो है ना चप्पल मारते हैं या पता नहीं कुछ करते हैं, और इस तरह उनको मतलब ट्रीट किया जाता है मरने के बाद लाश का ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने इसका आंसर भी आपको दिया थोड़ी देर पहले कि 1872 में ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को गांव से बाहर कर दिया, बहिष्कृत, निष्कासित कर दिया। तो ये ऐसे कनेक्टेड तो हम लोग वहाँ पे बाहर चले गए, गांव के बाहर। तो ना मेरे माँ बाप है बिकॉज ऑफ ये समाज, ना मेरा कोई भाई बहन है बिकॉज ऑफ समाज। तो मेरे गुरु है और मेरे गुरु भाई है और मेरे चेले हैं और मेरा परिवार है गुरु जी वाला। तो मैं उस परिवार में हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो गांव के बाहर ही हमें दफनाया जाता है। अगर आग दिखती है तो फिर लकड़ियाँ मिलती है तो जलाया जाता है, नहीं मिलती है तो दफनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई आने वाला है नहीं। तो और मुझे बताइए, अगर आपके माँ बाप गुजर जाते हैं, आपके भाई बहन गुजर जाते हैं, आपका कोई रिश्तेदार गुजर जाता है, तो आपको उनके ऊपर थूकते, चप्पल मारते? हम अपने लोगों को चप्पल क्यों मारेंगे? लेकिन हम लोगों के रेप होने शुरू हो गए। बहुत होते हैं, बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं। ये बात से मुझे याद आया, हमारे यही अंधेरी में एक बहुत मेन इलाका है, वहाँ ये बेचारे शाम के बाद रात को ऐसे खड़े होते थे, अभी तो दिखते नहीं है। उधर उन्होंने, किसी ने इतनी बदतमीजी की है कि वहाँ बोल्ड अक्षर में स्प्रे पेंट से लिखा है, शॉपिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। देखिए, मैं बहुत एक चीज़ बहुत बुरी तरह से अभी लोगों को बोलना चाहूँगी, पता नहीं इसके लिए ब्लेम करेंगे या फिर इसको कंट्रोवर्शियल कहेंगे, पता नहीं, लेकिन ये गलती लोगों की है। अच्छा। अगर आप लोग हमें कहते हो कि हम लोग हमारा बदन बेचते हैं, तो पहला आप लोगों से सवाल कि आप बेचने क्यों देते हो? करेक्ट। हमारे लिए क्यों करते नहीं हो कुछ? हम लोगों में भी कोई ऐसा होगा ना कि जो जिसको कोई काम नहीं है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको भीख मांगना पड़ रहा होगा। करेक्ट। हम लोगों में ऐसा होगा ना जो पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए उसको सेक्स वर्क करना पड़ रहा है। करेक्ट। कोई बहुत सुंदर है लेकिन उसको ना जॉब है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना उसके लिए कोई वर्क छोड़ा गया है, इसलिए उसको उसका बॉडी सेल करना पड़ रहा है। करेक्ट। बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में भी पता नहीं है। मैंने खुद बैठ के बहुत सारे पुलिस वालों को बैठ के PI, DYSP, SP तक मैंने ये बताया है कि आप GR देखिए ना, नालसा जजमेंट का, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोल रही है, ऐसा वाला हिजड़ों का कोई नहीं, जाओ वहाँ जाके नंगे हो जाओ, जाओ वहाँ जाके ताली बजाओ। क्या है ये? हमारे न्यू मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि आप देखिए, उनका CCTNS होता है जहाँ पे उनके एक्ट्स आते हैं, कलम सारे,
तो अच्छा। वहाँ पे मैंने उनको सर्च करवाया, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18 के थ्रू कैसे कार्रवाई की जाती है ये दिखाया, तो बोलते अरे बाप रे, हिजड़ों के लिए भी कायदा है। लड़का, थोड़ा इलैबोरेट करोगे, एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्यूरियस पर्सन्स, मतलब उसको पता नहीं है मैं कौन। अच्छा। क्यूर पर्सन्स क्या होते हैं कि मुझे लड़कियां भी पसंद है, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लड़के भी पसंद है, फिर लगता है कि नहीं मैं तो बायसेक्सुअल हूँ, फिर लगता है कि नहीं मैं गे हूँ, अच्छा। तो वो क्यूर पर्सन होते हैं। अच्छा। उसमें और भी है, असेक्सुअल्स है, इंटरसेक्सुअल्स है, तो LGBTQAI+ ऐसा अच्छा। साइन है। तो बहुत सारे, ये पूरा एक अम्ब्रेला है। तो ये जो डॉक्टर की पदवी है ये आपको कैसे मिली? मेरे पास 2 डॉक्टरेट है। हम्म। एक तो दश महाविद्यालय तंत्र साधना में मैंने रिसर्च किया है, जी। उसके लिए मुझे डॉक्टरेट मिली है। देन मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी वर्क के लिए और मुझे सोशल वर्क के लिए, जो मैं बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम करती हूँ, स्पिरिचुअली जो मैं अनुष्ठान या बहुत सारी पूजा अर्चाएँ जो करती हूँ, तो मैंने बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग कंट्रीज़ में जाके किया है। मैंने सिंगापुर नहीं छोड़ा, मैंने थाईलैंड नहीं छोड़ा, मैंने मलेशिया नहीं छोड़ा, नेपाल नहीं छोड़ा। नेपाल सरकार ने जो ये मेरा सारा काम है ये देख के मुझे वहाँ के गांधी पीस फाउंडेशन ने ऑनररी डॉक्टरेट प्रेजेंट की। पूरी दुनिया आज की तारीख में ये लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, इस कम्युनिटी को बोलते हैं LGBTQ+। आपने सही सुना। वर्ल्ड में ये लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, और दुनिया इनको रिकग्नाइज करना ही नहीं चाहती, इन्हें समझना ही नहीं चाहती। इनके इमोशंस को, इनके हार्मोनल डिसबैलेंस को, या इनकी पैदाइशी डिफेक्ट को वो अपनी ही साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं। पूरी दुनिया, जिसे हम समाज कहते हैं, इनको कोई समझना ही नहीं चाहता। आपने करेक्ट सुना। पूरी डिटेल कि इनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो इनके साथ क्या होता है, ये जब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो इनके साथ किस तरह की रैगिंग होती है, ये जब किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं या किसी प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इनको क्या डिफ़िकल्टीज आती है, किस टाइप की रिजेक्शंस आती है। जी हाँ, ये सब से रिलेटेड डिटेल्स आने वाले इस एपिसोड में, मतलब जो एपिसोड अब आप देखने जा रहे हो उसमें आपको पूरी डिटेल में पता लगेगा। प्लस जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनको तो किसी तारीफ की ज़रूरत ही नहीं, वो इतने फेमस हैं। उनके ब्लंट स्पीचेस को लेके, उनके इंफॉर्मेटिव स्पीचेस को लेके, उनके सोशल वर्क को लेके वो महामंडलेश्वर है, इंटरनेशनल महामंडलेश्वर। और उन्होंने इतना सोशल वर्क किया है इस कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली। प्लस यहाँ उनका काम खत्म नहीं होता है, वो बहुत ही एडुकेटेड है, उन्हें डॉक्टर की भी पदवी दी गई है, पढ़ाई से भी प्लस उनके सोशल वर्क से भी। प्लीज वेलकम, जिन्हें मैं और पूरी दुनिया आई साहिबा बोलते हैं, शिव लक्ष्मी माता आई साहिबा को। प्लीज वेलकम। नमस्ते आई साहब, मैं आपको तो आई साहब ही बोलूँगी। वैसे इनका नाम है शिव लक्ष्मी जी, पूरी दुनिया जानती है आपको, आपको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ वेलकम टू माय शो। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आई साहिबा, आप थोड़ा सा, हम बहुत पीछे जाएंगे, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत पीछे जाएंगे। आप कहाँ पैदा हुए हो, कौन से मतलब सिटी में, या कहाँ आपकी पैदाइश है? और आपके बचपन से, जो पैदाइश से लेके जो बचपन का जो स्ट्रगल है, आप प्लीज़ ऑडियंस को बताओगे? मैं महाराष्ट्र के नासिक जिला है, अच्छा। नासिक डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में मनमाड़ करके एक गांव है। अच्छा। तो मनमाड़ गांव में मैं शिंदे फैमिली में पैदा हुई। अच्छा, आप शिंदे फैमिली से हो? हाँ, ओके। तो शिंदे फैमिली में एक मिडिल क्लास फैमिली थी। ओके। और पापा ठीक ठाक लोगों में प्रसिद्ध थे। और पापा के जो भी बिजनेस था उसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। और उसी फैमिली में सागर नाम से मेरा जन्म हुआ।
अच्छा, तो आपका रियल नेम पहले सागर था? सागर था। ओके। और मैं प्राउडली बताती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना पिछला कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब तक आप पीछे की कुछ चीज़ें साथ में लेकर नहीं चलोगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। करेक्ट। हमेशा लोग ऐसा कहते हैं कि जो हुआ वो गंगा में विसर्जित हो गया, तो पीछे वाला ना निकाले। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पीछे की बातें बहुत ज़रूरी है, कि हमने ज़िंदगी में क्या किया है। करेक्ट। तो जन्म हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे सागर नाम से मेरा नामकरण हुआ। वो भी इंटरेस्टिंग था कि सागर मूवी आई थी और उस मूवी के फर्स्ट शो में मम्मी पापा गए थे मेरे जन्म से 2 दिन पहले, और उन्होंने डिसाइड किया था कि लड़का हो तो उसका नाम हम लोग सागर रखेंगे। अच्छा। दैट्स वाई मेरा नाम सागर हुआ। और चल रहा था, मम्मी पापा बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रहे थे, संस्कार भी बहुत अच्छे थे। मैं डांस में इंटरेस्टेड हूँ ऐसा मेरी मम्मी को शायद बचपन में ही पता चल गया था, अच्छा। क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से म्यूजिक्स पे ठुमके मारती थी। अच्छा। तो मम्मी ने मुझे भरतनाट्यम, कथक, लावनी, ये सारे डांस फॉर्म्स के लिए भेजा। भरतनाट्यम में मैंने विशारद किया, कथक में विशारद किया, लावनी में 9 इयर्स तक मैं बस लावनी देखती गई, करती गई। और अचानक से क्या होता है कि 7 साल के बाद हम लोगों में कुछ अलग बदलाव आते हैं। उसी तरह से बदलाव मुझ में भी आने लग गए। अच्छा, मतलब 7 साल के पहले पता नहीं लगता? किसी को नहीं, मतलब वैसे तो जनरली 13 साल तक किसी को पता ही नहीं होता है, लेकिन 7 साल के बाद ना हम्म। बच्चा कॉन्फिडेंटली चलना, करेक्ट। बोलना या किसी के साथ कन्वर्सेशन करना अच्छे से सीख जाता है। तो वो कन्वर्सेशन, उसका चलना बोलना, तभी से लोगों को पता चल जाता है कि ही इज डिफरेंट। अच्छा। तो ऐसा वाला डिफरेंट मेरे में दिखने लग गया था, अच्छा। क्योंकि मुझे लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं था, अच्छा। लड़कियों के साथ बातुकली, हाँ। लड़कियों के साथ ही टॉवेल का साड़ी बना के पहनना, या फिर लड़कियों के साथ ही जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती लड़कियों के साथ होती थी, बिकॉज ऑफ कि मेरे घर में लड़के कम थे। अच्छा। मेरी बुआ की लड़कियां थी 3, हम्म। हमारे जो टेनेंट थे उनकी लड़कियां थी 3। ओके। तो 6 लड़कियों में मैं अकेला लड़का थी। अच्छा। इसीलिए स्कूल जाते वक्त लड़कियों के साथ जाना, स्कूल से आते वक्त लड़कियों के साथ आना। लड़कियों की इतनी आदत हो गई थी कि स्कूल्स में फ्रेंड्स भी बहुत गिने चुने लड़के थे, अच्छा। बाकी सब लड़कियां ही थी। मतलब अगर आज आप मुझे पूछो कि स्कूल में आपके कितने फ्रेंड्स थे बॉय, तो शायद एक दो के नाम याद आएंगे, लेकिन आप लड़कियों के बारे में पूछो तो मैं 50 नाम बता दूंगी। अच्छा। इतना मैं लड़कियों में घुल मिल गई थी। अच्छा। तो मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो अपने आप हिलने डुलने लग गया था। अच्छा। तो बच्चों को पता चलने लग गया, हाँ। घर वालों को पता चलने लग गया। हाँ। स्कूल में 5th स्टैंडर्ड से मैंने डांस करना लड़कियों वाला स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैं भरतनाट्यम, कथक हुआ था, इसीलिए हमेशा वैसे ही डांस, जैसे काहे छेड़ मोए मधुबन में राधिका नाचे, और निबुड़ा निबुड़ा से लेके सारे डांस फॉर्म्स मैंने कर लिए थे। तो इसीलिए स्कूल में भी मुझे छक्का, गुड़, मामू, बाइलिया, ये वाले सारे वर्ड्स यूज हुए। अरे बाप रे! लेकिन पापा का जो एक पोजीशन था उसकी वजह से कोई मुंह पे नहीं बोल पाता था। पीछे पीछे बातें करते हाँ, थे। पीछे मतलब आपने ऐसा टीज करते हैं, आपको पता है कि अगर मैं कॉरिडोर से जा रही हूँ तो पीछे से ये बाइलिया, ऐसा वाला ये होता है ना स्कूल्स में। रैगिंग, हाँ। हाँ, तो वैसा वाला मेरे साथ बहुत होता था। तो मैंने बाइलिया, छक्का, गुड़, मामू, ये वाले बहुत वर्ड सुने, लेकिन सिर्फ सुने हैं, सामने से कोई बोल नहीं पाया। करेक्ट। तो वो वाला मेंटेलिटी मेरे में ना घुल रहा था। मेरी अच्छा। मम्मी को भी पता चल रहा था कि मैं कुछ अलग हूँ। तो हाँ। पापा को ऐसा लगा कि ये तो मेरा नाम डुबो के रहेगा, और ओके। ये अभी शिंदे फैमिली का नाम ऊंचा नहीं करेगा। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि आज मेरे पापा होने चाहिए थे, तो हाँ। आज वो देखते शायद नाम ऊंचा किसने किया है फैमिली के बच्चों में। करेक्ट। तो 10th क्लास के बाद पापा ने मुझे मिलिट्री कॉलेज में डाल दिया कि ये औरतों जैसा बिहेवियर इसका मिलिट्री कॉलेज से ही मर्दों वाला हो जाएगा। वहाँ स्ट्रिक्ट हो गए और वो रूटीन बनेगा तो हाँ, बदल जाएगा। लेकिन वो रूटीन ऐसे थे कि सुबह 4 बजे उठो, ये तो रूटीन्स मुझे पसंद ही थे। तो हम्म। मैं सुबह उठो, एमटी पीरियड में जाओ, मिलिट्री ट्रेनिंग का पीरियड होता था सुबह सुबह। और मैं एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉलेज में पढ़ी हूँ, जहाँ के रूल्स आज भी नाम सुन के लोग डरते हैं। अच्छा। नासिक डिस्ट्रिक्ट में मिलिट्री कॉलेज में पढ़ी हूँ कि मेरा डिसिप्लिन लड़कों वाला बन जाए, अच्छा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा होता है, करेक्ट। वो हम लोग नहीं बदल सकते। करेक्ट। मैं नासिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, और नासिक ने ही मुझे ये सिखाया कि
एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी क्या होती है? लड़का, थोड़ा थोड़ा इलैबोरेट करोगे, एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या होता है? देखिए एल मतलब लेस्बियंस, करेक्ट। लड़की लड़की से प्यार करना या ओके। लड़की को लड़की का आकर्षण होना। ओके। जी मतलब गे, ओके। समलैंगिक जिन्हें कहा जाता है। ओके। लेस्बियंस या और गे ये समलैंगिक होते ओके। हैं। गेज मतलब बॉय को बॉय बॉय से पसंद। प्यार होना या बॉय का बॉय के प्रति आकर्षण होना। अच्छा। बी का मतलब है बायसेक्सुअल, मतलब अच्छा। कोई ऐसी लड़की है जिसको लड़के भी पसंद है लेकिन उसको लड़कियों में भी रुचि है। अच्छा। कोई ऐसा लड़का है जिसको लड़कियां भी पसंद है लेकिन उसको बॉयज में भी इंटरेस्ट है। अच्छा। टी का मतलब आप जानते हो ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। जो पैदा लड़का या लड़की बन के होते हैं लेकिन उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मैंने जो संगत के बारे में बताया उस संगत की वजह से उनको जो मेंटली उनमें जो एक अलग तरह का ठहराव आ जाता है ना, तो उनको उस तरफ आकर्षित करता है। सपोज घर में अगर कोई लड़की पैदा हुई है और उस लड़की को आजू बाजू में स्ट्रिक्ट सब डिसिप्लिन की वजह से बॉयज की तरह रहना पड़ रहा है, या फिर उस घर में वो अकेली लड़की है, उसकी वजह से उसकी मम्मी पापा को लगता है कि हमारा ये बेटा है, तो उसमें वो हार्मोन्स इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं कि मैं लड़का हूँ मैं लड़का हूँ, या फिर मम्मी पापा उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो फीमेल से ट्रांसजेंडर सर्जरी करवा के मेल बन जाती है। कोई लड़का है मेरे जैसा जिसको लगता है कि मैं मेल बॉडी में तो पैदा हुई हूँ लेकिन मुझे लड़का बन के जिंदगी नहीं गुजारनी है बिकॉज मेरे अंदर कुछ अलग है, अच्छा। तो उसको सर्जरी करके मेल टू फीमेल सर्जरी हो जाती है और वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। तो अच्छा। ट्रांसजेंडर आपने बहुत सारे देखे और आजकल ये सब ट्रेंड में हाँ। आप लोग देख रहे हो। हाँ हाँ। क्यू का मतलब होता है क्यूरियस पर्सन्स, मतलब उसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छा। क्यूर पर्सन्स क्या होते हैं कि मुझे लड़कियां भी पसंद है, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लड़के भी पसंद है, फिर लगता है कि नहीं मैं तो बायसेक्सुअल हूँ, फिर लगता है कि नहीं मैं गे हूँ, अच्छा। तो वो क्यूर पर्सन होते हैं। अच्छा। उसमें और भी है, असेक्सुअल्स है, इंटरसेक्सुअल्स है, तो LGBTQAI+ ऐसा अच्छा। साइन है। तो बहुत सारे, ये पूरा एक अम्ब्रेला है, इस हम्म। अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी कैटेगरीज आती है। हम्म। और उस कैटेगरी का जो भी जून में प्राइड मार्च होता है वो मैंने कॉलेज दिनों में देखा, अच्छा। और कॉलेज रोड पे वो हुआ और वो देख के मुझे फील हुआ कि नहीं मैं भी इनकी तरह कुछ अलग हूँ। तो मैंने वहां से जो मेरी मेंटेलिटी चेंज करनी शुरू कर दी कि नहीं मुझे लड़का बन के नहीं जीना है। हम्म। फिर भी मम्मी पापा ने मुझे लड़का बनना जो था वो रखना चाहा, लेकिन अचानक से मैं जब एसवाई में थी, तो एसवाई के फाइनल एग्जाम्स के वक्त एक इंसिडेंट में मम्मी पापा दोनों भी भगवान को प्यारे हो गए। ओ सो सॉरी। और उसके बाद फाइनल ईयर में फिर मैंने अब स्टडी कंप्लीट की, लेकिन घर में मुझे टॉर्चर होने लगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी, मैंने कहा पापा एक प्रतिष्ठित हाँ। थे, तो प्रॉपर्टी बहुत सारी रखे गए थे, करोड़ों का बंगला था, बहुत सारी जमीन जायदाद थी। आज भी उनके जाने के 15 साल के बाद भी हर एक कोने में कहीं ना कहीं पापा पापा की जमीनें मिल रही है कि अच्छा। यहाँ पे पापा की जमीन है, वहां पे मम्मी के नाम पे जमीन है, तो ये ऐसा मिल रहा है। हाँ। तो उसकी वजह से मेरे जो दो भाई थे, क्योंकि मैं तो ऐसी बायला टाइप, मैं फीमेल मतलब फेमिनाइन होना ऐसा होता है कि घर में छोटा भाई भी है ना, वो बड़ा भाई को कुछ नहीं समझता है क्योंकि बड़ा भाई थोड़ा फेमिनाइन होता है। हाँ, वो स्टक मेंटालिटी हो जाती हाँ है। ना, तो वैसे ही मुझे मेरे भाइयों ने बहुत टॉर्चर किया। और मेरा जो भाई था मंझला भाई, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मतलब एक ऐसी स्ट्रेस लेवल पे पहुंचा दिया था कि मैंने सुसाइड करना डिसाइड कर लिया था। अरे लेकिन बाप रे। आखिर में मैंने ऐसे सोचा कि सुसाइड करने से अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ के चली जाऊं, खुद का कुछ अलग देखूं। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुझे मैंने इतनी सारी कलाएं सिखाई है कि तू रास्ते पे भी नाचे ना तो दिन में 1000 रुपए लेके आ जाएगी। और वही मेरे माइंड में सेट था। मैंने अपने खुद के डांस क्लासेस शुरू करना ये किया और मैंने घर छोड़ दिया। जेब में 113 रुपए थे। मैं मनमाड़ से निकली, शिरडी साईं बाबा संस्थान पहुंची। वहाँ पे एक होटल पे मैंने रूम बॉय का काम किया। मैं टॉयलेट साफ करती थी, मैं झाड़ू पोछा करती थी, मैं कस्टमर्स को जो भी कुछ लाना है, सिगरेट से लेके सारी चीज़ें मैंने कस्टमर्स को लाके दिए, जिसके लिए मुझे 2 रुपए 5 रुपए मिलते थे। उस वक्त 2011 का जो ईयर एंडिंग था, उस वक्त मुझे 100 रुपीज़ पर डे मिलता था अच्छा। उस होटल पे काम करने के लिए। वो मैं काम करती रहती थी। लेकिन अचानक से वहाँ पे एसएस फाइबर करके एक डोर्स का शॉप है,
जहाँ पे सुनील भाऊ जाधव नाम से एक पर्सनैलिटी थी जो पापा को पहचानते थे। और अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि तू अगर इतनी अच्छी फैमिली से है, तुझे कुछ अलग करना है, तो चल मैं तुझे डांस क्लासेस या फिर तेरे लिए किसी स्कूल में जॉब देखता हूँ। अच्छा। तो उनके इतने उपकार है मेरे ऊपर कि मेरे पास कुछ नहीं था। 113 रुपए पे वहां रही थी मैं। हम्म, द्वारका माई में भी सोई हूँ। अच्छा। द्वारका माई के प्रसाद 10 रुपए जो मुझे रोज मिलते थे खाने के लिए, वो मैं बचाने के लिए द्वारका माई में जो प्रसाद मिलता है ना, हाँ। जैसे वहाँ पे खिचड़ी मिलती है, वहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी मिलती है, वहाँ पे उपमा मिलता है, रवा मिलता है प्रसादी में कागज पे, हम्म, सब थोड़ा थोड़ा लेके उस पे मैंने कुछ दिन निकाले हैं। और बाप उन रे। सुनील भाऊ नाम के पर्सनैलिटी ने मुझे अचानक से कपड़े लेके दिए, सारी मतलब मेरी सारी जो ज़रूरत चीज़ है वो लेके दी। और शिरडी में ही एक स्कूल है, वहाँ पे मुझे एज ए डांस टीचर उन्होंने नौकरी लगा दिया। दिलवाई। हाँ, मैं वहाँ पे लग गई। और देखिए मेरा नसीब कि मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर तू रास्ते पे डांस करे तो 1000 रुपये रोज कमा सकती है। वहाँ पे 350 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। 300 रुपीज पर स्टूडेंट की फीस थी। 300 मल्टीप्लाई 350, 1,05,000 रुपये महीने का मेरा पेमेंट आता था, जो 10 रुपए के खाने के लिए प्रसाद खा के जिंदगी गुजारती थी। वाओ। तो उसको मंथली इतना पेमेंट आता था। कुछ कमीशन स्कूल को देके मेरे पास पैसा बचने लगा। धीरे धीरे मैं इतनी फेमस हो गई डांस टीचर करके, तो शिंदे सर नाम अगर आज भी आप शिरडी में जाके पूछो तो लोगों को पता है। आज भी लोग मुझे टीवी पे या पॉडकास्ट में या कहीं भी देखते हैं किसी बड़े फंक्शन में, तो लोग बोलते हैं कि ये शिंदे सर है। मतलब ये बहुत अच्छे डांस कोरियोग्राफर थे। मैं बहुत सारे स्कूल्स थे, जेडपी के स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, डांस क्लासेस के साथ साथ मैं वहाँ पे भी उनके कल्चरल इवेंट्स अरेंज करती थी। अच्छा। बहुत सारे स्कूल के जेडपी की 10-12 स्कूल्स थी या फिर प्राइवेट स्कूल्स थी, तो सभी जगह पे मैं काम करने लगी। हम्म, वहाँ से मैं कोपरगांव में एक बहुत बड़ी एकेडमी है, उस एकेडमी में परमानेंट हो गई अच्छा। एज ए डांस टीचर। मैं वहाँ पे अपॉइंट हो गई। मेरे सब अच्छा चल रहा था। उधर के स्कूल का पेमेंट भी आता था डांस क्लास का, इधर स्कूल छूटने के बाद वहाँ ये वाली स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक थी, उधर के डांस क्लासेस दोपहर को 3:30 बजे से 5:30 बजे थे। दोनों तरफ से लक्ष्मी माता प्रसन्न हो रही थी। करेक्ट। फिर मैंने सोचा कि ये मैं कमा रही हूँ किसके लिए? ना मेरा आगे कोई है, ना मेरा पीछे कोई है। बस कमा रही हूँ, लेकिन आदमी बन के मुझे रहना रहना नहीं है, क्योंकि तब मैंने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। मैंने कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया था कि थोड़ा-सा मैं फेमिनाइन लगूँ और औरतों जैसी दिख रही थी तो। तो मैंने सोच लिया कि अभी ये जो पैसा इकट्ठा किया है, इसका कुछ अच्छा काम करना है। मतलब मुझे इस मर्दों वाली ज़िंदगी से दूर जाना है और मुझे एक औरत वाली ज़िंदगी को स्वीकार करना है। लेकिन फिर भी मैंने पहला बैंक अकाउंट खोला, उसमें पैसे रखे और अलग ज़िंदगी जीने के लिए मैं चली गई काशी। अच्छा। काशी जी में चली गई, वहाँ पे मुझे मेरे गुरु बड़े गुरु बाबा जी मिले, जो अचानक से मेरे सामने आए एक छोटी-सी उम्र में, और उन्होंने मुझे कहा कि हरिश्चंद्र घाट पे जो शिवलिंग है वहाँ पे तू नामस्मरण कर। जैसे गुरु कान में मंत्र देते हैं उस तरह से उन्होंने मंत्र दिया अच्छा। और मैं वहाँ से उनसे मिली। हम्म, वहाँ से फिर मैं तारापीठ गई, बड़ा स्मशान है। आज भी बड़ा स्मशान में लोग मुझे नाम से जानते हैं, अच्छा। क्योंकि 9 महीने रही हूँ बड़ा स्मशान में। अच्छा। तो मैं कुछ दिन के लिए वहाँ पे जाना चाहती थी, बड़ा स्मशान में गई, बहुत मायूस थी। मतलब हम लोग ज़िंदगी में ना जब एक अलग वाला पैच होता है हमारी ज़िंदगी का, जहाँ पे हमें लगता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन किसके लिए करना है? खुद तो मैं अभी परिपूर्ण हूँ नहीं, तो हम्म, मैं मर्द बन के किसी ऐसी स्ट्रगलिंग ज़िंदगी में जाऊँ कि मैं जहाँ पे अपनी मर्दानगी साबित कर सकूँ। ना मैं औरत बन सकती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ मर्दों वाली स्टाइल में। तो उस वक़्त मैंने उस सीढ़ियों पे, बड़ा स्मशान में एक तारापीठ के पास मंदिर के पीछे बड़ा स्मशान है। एक सीढ़ी पे बैठी हुई थी और उस सीढ़ी पे एक कम से कम 20-25 उम्र का एक लड़का यहाँ पे कंधे पे हाथ रखता है और मुझे पूछता है, "क्या सोच रही है?" देखिए मैं लड़कों वाली ड्रेसिंग में हूँ। उन्होंने कहा कि, "तू क्या सोच रही है?" इट मीन्स पहचान लिया। उन्होंने तभी बोल दिया था कि तू सोच रही है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे एक अनुष्ठान दिया। मैंने वो अनुष्ठान कंप्लीट किया, घर आ गए, अपना-अपना काम स्टार्ट किया। मेरे और ज़्यादा मतलब जब से मैंने उनका अनुष्ठान स्टार्ट किया था,
उन्होंने मुझे जो गुरु दीक्षा दी थी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी 5.5 महीने। अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे जाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मेरी अभी सेविंग्स है ना उसमें से कुछ निकाल के और मुझे जाना है। तो हुँ, मैं गई, क्योंकि सेविंग्स किस चीज़ के लिए थी, इस मर्दानगी को नहीं चाहिए थी ये। मैं वहाँ गई तारापीठ, एक बुजुर्ग मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और वो फिर बड़ा स्मशान में मेरे से बात करते हैं। वो बुजुर्ग वही थे जो मैंने मुझे 5.5 महीने पहले 20-25 साल की उम्र के दिखे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिद्धि, साधना और गुरु दीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं है, बस मैं हो, मैंने तुझे अपना शिष्य बना लिया है। 9 महीनों तक उनके साथ रही। मैंने दश महाविद्या, तंत्र साधना, काली तंत्र, तारा तंत्र, भैरव तंत्र, अघोर साधना, ऑल टाइप्स ऑफ वशीकरण, 8 टाइप्स ऑफ वशीकरण, सारा मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं होशियार थी, पढ़ी लिखी थी और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता थी। तो एक दिल में तमन्ना होती है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो वो वाला मैंने 9 महीने में कंप्लीट कर लिया। उन्होंने मुझे कहा कि सामने जो समाधि है वहाँ जाके आपको आशीर्वाद लेके आना है। मैं रिटर्न आके देखती हूँ तो वहाँ पे एक ऐसे बुजुर्ग थे जो 100 से ऊपर वाले, मतलब सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है ना, हाँ, तो उन्होंने फिर से कहा, आज मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैंने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि देख, मेरी सिद्धि और साधना की उम्र नहीं है, उसी तरह तेरी सिद्धि और साधना की कोई उम्र नहीं है। जा और वहां जाके नाक रगड़ के आ और फिर से माथा टेक के आ उसी समाधि पे। अच्छा, मैं गई और वापस आने के बाद जब मैं देखती हूँ तो वो बुजुर्ग वहां पे नहीं थे। अच्छा, और मैंने आजू बाजू पूछना चाहा तो बामा खेपा जी की समाधि के सामने जो वो बैठते हैं, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो बाबा थे ऐसे ऐसे दिखते थे, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा तू जिस समाधि पे गई थी ना, वो समाधि उनकी ही है। उनका अच्छा, 6 साल पहले शरीर शांत हो चुका है। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था हाँ, कि जो इंसान धरती पे नहीं है, जो इंसान सिर्फ़ स्मशान में ही किसी गुरु के समान मुझे मिलता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, उसके बाद मेरा माइंड पूरी तरह से टोटली चेंज हो गया। मैं वापस आई, मैंने आते ही अपना लिंग परिवर्तन शस्त्रक्रिया करा। मैंने मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवाई। ओके, मैंने वैजिनोप्लास्टी करके खुद को स्त्री रूप में ढाल लिया। ओके, मेरा पैसा और मेरा ये बदलाव देख के मेरे घर वाला जो भाई था, उसको दिखने लग गया मेरा पैसा वापस। उसने वापस घर पे बुलाया। अच्छा, घर पे बुला के फिर उसने अच्छे से, उसका सब चल रहा था, उसको एक बच्ची हुई, उसकी मिसेज़ भी थी। ये सब चीज़ें जब हो रही थी, तो ये पैसों के लिए शायद तब वो मुझे देख रहा था। ये करेक्ट, कोरोना हाँ, वाला पीरियड था। हुँ, कोरोना पीरियड से 3 साल पहले की बात है कि मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन करके वहाँ पे आ गई थी और उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मारने की भी कोशिश की। क्या बात कर रहे हैं? मतलब दुपट्टे से मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। तब मैंने सोचा कि मरने से अच्छा है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। हुँ, तब एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। मैंने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी पापा की, मैंने 7,56,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी, साथ में मेरा 1 किलो से ज़्यादा सोना, उसके साथ मेरी जो 4 व्हीलर 3 गाड़ियाँ थी और मेरी 2 व्हीलर्स थी, सब मैंने, अनाथ की जो ये होती है ना बूंदी और ये नथ वाला, ये सब मैंने निकाल के उसको दे दिया। अच्छा, हक्क सोड़ पत्र जिसे कहते हैं हम लोग, मतलब गिफ्ट डीड कहते हैं हम लोग। तो हाँ, वो करके उसको छोड़ दिया और उसके बाद में अपनी नई ज़िंदगी में आ गई। नई ज़िंदगी में आने से पहले मुझे मिले अपने गुरुजी आचार्य हाँ, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हुँ, जिन्होंने मुझे जब मैंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवाना ही स्टार्ट करने के लिए, मैं जब हार्मोन्स लेना स्टार्ट करते हैं, हुँ, तभी उन्होंने मुझे किन्नर अखाड़े का महंत बनाया। मैं महंत बन के काम कर रही थी अच्छा, और एक नई ज़िंदगी में जब मैं आई, तो 2021 में उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर भी घोषित कर दिया। अच्छा, महामंडलेश्वर बनने के बाद धीरे 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 जिंदगी में ये सारे बदलाव हुए। और 10 मिनट में जो मैंने चीजें बताई, तो ये 10 मिनट की चीजें मेरे पूरी 14 साल की ज़िंदगी हिस्ट्री है। जो है, जो जिंदगी जो है, हुँ, उसको अलग तरह से अपनी साथ रखती है। कि मेरी फीलिंग्स कहती है कि ये सब साथ में लेके रख, क्योंकि तुझे पता चलना चाहिए कि आग पीछे तेरे साथ क्या हुआ है। जैसे हमें दूध अगर गर्म लग जाए, चटका बैठे, तो हम लोग छाछ भी फूक फूक पे पीते पीते हैं, हैं। है ना? तो उसी तरह से मैं ये सारी यादें साथ में लेके समेट के चलती हूँ, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो जाती हूँ ना, तो मुझे वो सारी चीजें याद आती है।
फिर अपने आप ना माइंड पे एक अलग तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है या ये सब चीजें। इसीलिए ये सब याद रखती हो कि तूने सागर था तब तूने क्या देखा है, और आज तू शिवलक्ष्मी है तो तू किस जगह है। करेक्ट। इस तरह से सागर से साखराबाई, साखराबाई से कॉलेज में चंद्रमुखी बनी, चंद्रमुखी से मैं शिवलक्ष्मी बनी, और शिवलक्ष्मी से आज महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी आई साहब बनी। ये सब लोगों ने बनाया। तो ये जो डॉक्टर की पदवी है ये आपको कैसे मिली? मेरे पास 2 डॉक्टरेट है। हम्म। एक तो दश महाविद्यालय तंत्र साधना में मैंने रिसर्च किया है, जी। उसके लिए मुझे डॉक्टरेट मिली है। देन मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी वर्क के लिए और मुझे सोशल वर्क के लिए, जो मैं बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम करती हूँ, स्पिरिचुअली जो मैं अनुष्ठान या बहुत सारी पूजा अर्चाएँ जो करती हूँ, तो मैंने बहुत अलग-अलग तरह से अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग स्टेट्स में और अलग-अलग कंट्रीज़ में जाके किया है। मैंने सिंगापुर नहीं छोड़ा, मैंने थाईलैंड नहीं छोड़ा, मैंने मलेशिया नहीं छोड़ा, नेपाल नहीं छोड़ा। नेपाल सरकार ने जो ये मेरा सारा काम है, ये देख के मुझे वहाँ के गांधी पीस फाउंडेशन ने ऑनररी डॉक्टरेट प्रेज़ेंट की, और अच्छा। मुझे वो वाली एक डॉक्टरेट मिली। अच्छा। एक पढ़ लिख के डॉक्टरेट मिली है और एक मेरे काम के लिए डॉक्टरेट मिली है। अच्छा। तो ये मैं लगाती हूँ ना, ये मैं अपनी पढ़ी लिखी वाली डॉक्टरेट नहीं लगाती हूँ, ये मेरे काम के लिए मिली वाली डॉक्टरेट, क्योंकि ये जो डॉक्टरेट है ना, ये रिसीट है मेरे काम की। अच्छा। तो इसीलिए मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी बनी, अच्छा। और आई साहब तो लोगों ने बना दिया। बना दिया है। यस। तो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी आपकी आपकी बातें सुन रही थी, तो आपने ये बताया कि 7 इयर्स तक बच्चे को पता नहीं होता और ना फैमिली को पता होता है। तो एक मतलब जो बचपन से मैंने सुना है अपने इर्द-गिर्द, तो ऐसे बोलते थे कि जो ट्रांसजेंडर है, जिसे हम लोग हिंदी में एक जो टर्म दिया गया है, वो पैदाइशी होते हैं। देखिए, उनका 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 कोई ऑर्गन नहीं होता। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर पूछ रही हूँ। तो क्या ये रियल है कि ये एकदम अफ़वाह वाली बात है? नहीं देखिए, ये तो कंट्रोवर्शियल है ही नहीं अंबिका जी, अच्छा। क्योंकि ना कंट्रोवर्शियल लोगों ने हमें बना दिया है। हम अच्छा। कुछ भी बोले लोगों को कंट्रोवर्शियल ही लगता है। लोगों को अच्छा। ऐसा लगता है ये बोलते हैं ये विवादित बयान है। देखिए, ये हमारी ज़िंदगी का सच है, ये हमारी ज़िंदगी के पहलू है। सबसे पहले तो जो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, एमए ओके। एमए बीएड किया है मैंने, साइकोलॉजी में एमए किया है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत खुल के और बता सकते डीपली हैं। बता सकती हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एबी फैमिली के माध्यम से मैं ये बहुत डीपली अंदर घुस के लोगों को बाहर तक लेके आऊँगी। करेक्ट। देखिए, जन्म होता है एक्स एक्स वाई, ये हुँ। सुना है आपने? ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, ये मम्मी और पापा के होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इट मीन्स फैक्ट्री। हुँ। तो एक्स एक्स होता है लड़की, एक्स वाई होता है हुँ। लड़का, तो वैसा वाला ही अगर एक्स वाई ऐसा वाला जब होता है, तब होता है एक ट्रांसजेंडर पर्सन, जिसका ऑर्गन्स एक तो उसको मेल भी प्रेजेंट नहीं करता है और फीमेल भी प्रेजेंट नहीं करता है, और ये करोड़ों में एक केस होता है। अच्छा। करोड़ों में एक केस होता है। अच्छा। तो वो उसे क्या कहा जाता है, माँ पेट किन्नर। अच्छा। ये आजकल बहुत कम आपने देखा होगी कि अभी इतने रिसेंट मैंने इतने सालों में बहुत ही 2-4 ही केसेस देखी है ये वाली। अच्छा। तो वो माँ पेट किन्नर उन्हें कहा जाता है। अच्छा। तो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डॉक्टर की तरीके से कहा जाए तो किसी के अंडाशय जो होता है वो छोटा या फिर नहीं होना, या फिर उनका जो भी बॉडी पार्ट्स है उसका बहुत छोटा होना, या फिर उसको ना फीमेल ना मेल बॉडी पार्ट्स की तरह वहाँ पे एक ऑर्गन तैयार होके आना। उन्हें माँ-बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये फिर डिफेक्ट है बेसिकली। हाँ, ये डिफेक्ट बेसिकली वो तो माँ-बाप की वजह से आए हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि आपने बताया जैसे हमारे गुणसूत्र होते हैं ना, उसकी वजह हुँ। से ये होता है। हुँ। ना कोई अपने आप वो ऐसा पैदा नहीं होता है। हुँ। वो अपनी मम्मी-पापा की जो गलतियाँ हैं ना, उसकी वजह से होता है, या फिर उनका जो एन्जॉयमेंट है ना, वो अलग तरीके से आता है। करेक्ट। हो ना? वो नहीं हो पाया प्रॉपर्ली उसका जो हाँ। बनना था अंडा। जी, जी, जी। जैसे आपको पता है हमारे पूर्वज कोई ऐसे नहीं थे ना, हमारे पूर्वजों ने कामसूत्र लिखा है। करेक्ट। उसके लिए अलग-अलग सारी चीज़ें बताई गई है। करेक्ट। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। बस करेक्ट। बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखा दो, हो गया। फिर भी छोटे-छोटे बच्चों के साथ रेप तो हो रहे हैं ना। तो बहुत हो रहे हैं। ये बाहर निकलने वाली पहली बात ये है कि इन सारी चीज़ गुणसूत्रों की वजह से माँ पेट किन्नर की पैदाइश होती है। देन आफ्टर अगर वैसा कुछ नहीं होता है,
तो उसी गुणसूत्रों की बात हमारे बॉडी में हर एक मेल बॉडी जो होती है उसमें 30% फीमेल हार्मोन्स होते हैं, 70% मेल हार्मोन्स होते हैं। एक फीमेल के अंदर 70% फीमेल हार्मोन्स होते हैं, 30% मेल हार्मोन्स होते हैं। करेक्ट। आप देखिए बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जिनकी आवाज लेडीज की तरह होती है, हाँ या फिर उनको दाढ़ी मूछ जल्दी नहीं आती है, या फिर कुछ को होती ही नहीं है, करेक्ट या फिर उनकी बात करने का तरीका थोड़ा सा औरतों की तरह होता है, करेक्ट या फिर कुछ ऐसे मर्द होते हैं कि वो हट्टे कट्टे दिखते हैं लेकिन उनका चलने का स्टाइल औरत वाला होता करेक्ट। है। और कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनकी हार्मोनल कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वो कैसी होती है वो मैं बताती हूँ। कुछ औरतें अपर लिप्स तो हर औरत करती है, हाँ अगर आप औरत हो तो फिर अपर लिप्स आती क्यों है आपको? ये तो मूंछ है ना आदमी वाली, करेक्ट करेक्ट। तो ये तो आती है। हाँ बहुत सारी औरतों को, मैंने बहुत सारी औरतें देखी जिनको बहुत सारे यहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं, हाँ करेक्ट। वो हार्मोन्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बराबर। हाँ तो ये सारी जो एस्ट्राडियोल और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, ये इनबैलेंस जब हो जाते हैं ना, तब डिसाइड होता है कि ये फीमेल से मेल बनेगा कि मेल से फीमेल बनेगा। करेक्ट। तो 7 साल के बाद धीरे धीरे वो जो होता है ना उसका प्रोडक्शन, वो अलग अलग तरीके से बाहर आने लगता है। 13 की एज जब होती है ना, उस वक्त जैसे हम कहते हैं 13 की एज में लड़की सयानी होती है, वैसे लड़का भी सयाना होता करेक्ट। है ना। तो उसी तरह लड़की जो सयानी होती है उसको अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है तो वो लेडी है, अगर उसका फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है तो वो टॉमबॉय। करेक्ट करेक्ट। हाँ उसी तरह मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी अगर 13 के बाद उसको पता चलता है ना व्हाट इज सेक्स अट्रैक्शन, करेक्ट। हाँ तो उसको पता चलता है एक तो लड़की पसंद है तो वो स्ट्रेट बॉय, अगर उसको लड़के पसंद है लड़का होके भी, तो समझ जाना कि उसके अंदर हार्मोनल इनबैलेंसिंग हुआ है, मेल फीमेल जो हार्मोन्स का जो बजट है हमारी बॉडी का वो बिगड़ चुका है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो उस तरह से वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आप देखिए कि बहुत सारे घरों में मम्मी अपने बॉय को भी लेडी की तरह ट्रीट कपड़े करती पहनाती है। हाँ है ना। मैक्सिमम इंडियन लड़के बचपन में लड़कियों का ही ड्रेस पहने हुए होते हैं। सारे इंडियन लड़के करते हैं, एक तो कृष्णा बने या राधा बने, हाँ 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 लेकिन होंगे जरूर। तो ऐसी वाली जो चीजें होती है ना, ये इम्पैक्ट करती है हमारे माइंड पे, साइकोलॉजिकल। हाँ साइकोलॉजिकली। और हमारा माइंड जो होता है ना, साइंटिस्ट ने अभी हमारे माइंड का सिर्फ 5% है ना, उसका ही स्टडी किया है। 95% माइंड के बारे में अभी साइंटिस्ट को भी पता नहीं है, रिसर्च चल रहा है। तो करेक्ट ये 5% में से जिसका 3% चलता है ना वो साइंटिस्ट है, और जिसका 0 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ सपोज, तो मेरा चलता है। तो मुझे पता है कि मेरे आजू बाजू में ज्यादा बॉयज है तो मैं बॉयज की तरह लड़की हूँ, तो मेरे आजू बाजू में अगर गर्ल्स है तो मैं लड़का होके भी मुझे लड़कियों की तरह रहना है, कि क्या जाने देना, ये वाला जो टोन होता है ना लड़कों हाँ का, हाँ हाँ नहीं बाबा ये वाला टोन नहीं। वैसे लड़कियों वाला देखिए, अबे छोड़, ये वाला जो टोन लड़कियों वाला है ना, उनका हार्मोनल इनबैलेंसिंग होता है। करेक्ट। तो वो चेंजेस वहां से शुरू होते हैं, फिर उनको समाज से प्रताड़ित किया जाता है, फिर फैमिली से प्रताड़ित किया जाता है, और फिर स्टार्ट होती है उनकी मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल की तरफ जाने की जर्नी। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, बात क्लियरली समझना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला 1% वो डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, वो एक ट्रांसजेंडर हो गए, और ट्रांसजेंडर नहीं, वो पैदाइशी किन्नर होते हैं। पैदाइशी किन्नर होते हैं, तो दे आर डिफरेंट। हाँ, दे आर डिफरेंट बिकॉज उनको एक डिफेक्ट के साथ ही भगवान भेजते हैं। तो वो किन्नर हो गए। हाँ, वो पैदाइशी किन्नर, माँ पेट किन्नर उन्हें कहा जाता है। अच्छा। और जो माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, तो डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, वो करोड़ों में कोई एक केस होता है, 0.01% केस। अच्छा, और एक जो होता है जो आपने एक्सप्लेन किया पूरा। जी, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, लेकिन उन्हें भी अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता है। समझिए अच्छा। कि अगर अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो एक मेल फीमेल बॉडी में जाना, जैसे भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप, करेक्ट। उसी तरह से आप सनातन की कुछ किताबों में, पुस्तकों में, धर्मशास्त्रों में जब आप पढ़ोगे, तो मोहिनी स्वरूप क्या था? करेक्ट। भगवान विष्णु जी ने औरत का कॉस्ट्यूम किया था ना, हाँ 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 तो वो मोहिनी स्वरूप भी तो, ये क्रॉस ड्रेसर, हाँ इट मीन्स ट्रांसजेंडर, करेक्ट तो मोहिनी स्वरूप भी तो उसी को रिप्रेजेंट करता है ना। करेक्ट। आगे चल के आप महाभारत में आइए, महाभारत में आपने देखा होगा शिखंडी,
हम्म, शिखंडी एक राजा थे जो किन्नर थे। करेक्ट, ओके, अगर वो नहीं होते तो महाभारत ही कंप्लीट नहीं होता। ये बात करेक्ट, कभी लोगों ने बताई नहीं, क्योंकि जो एक अलग लेवल पे होते हैं ना, वो अलग लेवल पे उनका इतिहास दिखाया जाता है, लेकिन जिनको कुछ नहीं माना जाता है ना, उनका इतिहास ही लोगों को पता नहीं है। करेक्ट। शिखंडी राजा का इतिहास पता है? अगर शिखंडी जी नहीं होते तो भीष्म पितामह जाते नहीं होता, वो होता ही नहीं, वो तीरों की शैया पे लेटते ही नहीं। करेक्ट, अगर भीष्म पितामह जी नहीं जाते तो महाभारत ही कंप्लीट नहीं होता। करेक्ट, तो इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये संबोधित करते हुए कहा था ना कि शिखंडी थे, इसीलिए ये वाला महाभारत अभी यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि अपनों को अपने से लड़ने की जो तैयारी थी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से करवाई थी। करेक्ट। शिखंडी वहां पे थे। फिर आप उसी में 5 पांडव, महाभारत थोड़ा आगे चल के आई है, 5 पांडव थे। हम्म, 5 वो 5 होके भी जीत गए थे, ये 100 होके भी हार गए थे। करेक्ट। ओके, तो उसमें से सबसे बलशाली थे अर्जुन जी, अच्छा, लेकिन उनको अज्ञातवास में जाना पड़ा था। हाँ, अज्ञातवास में उनको अपनी पहचान छुपानी थी। करेक्ट, आपने बृहन्नला नर्तकी के बारे में सुना होगा, अर्जुन जी ही बृहन्नला नर्तकी बने थे। करेक्ट, यानी इतना पहलवान आदमी औरत की ड्रेसिंग करके नर्तकी बन के राज दरबार में नाचता था। करेक्ट। सेम कंडीशन पुराणों में लिखा गया है, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। आप अगर 18 पुराणों की बात करो तो 18 पुराणों में बृहत पुराण से लेके शिव पुराण से लेके हर एक चीज के लिए वर्णन किया गया है किन्नरों का। आप उससे थोड़ा आगे जाओ, 2500 3000 साल पहले, अगर आप तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की बातों के तरफ जाओ, तो महाकारुणिक कथाएं जो पाली भाषा में लिखी गई, वहां भी किन्नरा इस पक्षी का, यानी एक ऐसा पक्षी या एक ऐसा सजीव था जो आधी औरत आधा मर्द था। अच्छा, महाकारुणिक कथाओं में माता महामाया के प्रजनन के प्रसूति के समय भी तो किन्नरों का वर्णन किया गया था। तो करेक्ट। ये धर्मशास्त्रों में वर्णित जो चीजें थी हम्म, कि एक पुरुष स्त्री बना था या उसने खुद को कन्वर्ट किया था, वो आगे चल के किन्नर समाज से जुड़ गए, करेक्ट, और वही किन्नर देवता आज धरती पर है। आप करेक्ट। शिव महापुराण में अगर पढ़ो तो शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान ब्रह्मदेव जी ने हम्म, जब पृथ्वी की ये की थी, रचना, रचना करने की सोची थी, तो सबसे पहले किन्नर की सृष्टि तैयार हुई थी। करेक्ट, सबसे पहले किन्नरों का ही तो ये हुआ था। तब उनको पता चला कि अरे किन्नर तो रिप्रोडक्टिव ये सिस्टम नहीं चला सकते हैं। करेक्ट, हाँ, तो उन्होंने फिर औरत और मर्द की रचना की। इट मीन्स क्या कि पहले किन्नरों की सृष्टि थी, तो ये सृष्टि पे, ये पृथ्वी पे, ये ब्रह्मांड में सबसे पहला अधिकार भगवान के बाद अगर किसका है, तो देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर, इन 5 देवताओं में आने वाले किन्नरों का है। करेक्ट, तो ये हमारी ही धरती है, आप लोग यहाँ पे आए हो, ये करेक्ट, हमारे लिए बनी थी। आप लोगों ने घुसखोरी की है यहाँ पे, करेक्ट। है कि नहीं? तो ये ऐसा वाला सब है, ये सच ना समाज को पता होना चाहिए। समाज ना करेक्ट, ये सारी चीज, समाज तो बस आते जाते हुए जो छोटी छोटी पिक्चरें देखता है ना, उन पिक्चरों को देख के कहता है ये थर्ड क्लास लोग, चीप लोग, हम्म, इनलिटरेट पीपल्स, ऐसी वाली वर्डिंग सुनी है मैंने। करेक्ट, तो ये वाली वर्डिंग्स तो अभी आए कोई मेरे सामने तो मैं उनको कह दूंगी कि हेलो, आई एम बेटर एजुकेटेड देन यू। तो ये करेक्ट, वाली भी तो फीलिंग समझो ना। करेक्ट, आप अपना वाला देखोगे तो आप हमारी सृष्टि में रह रहे हो, तो सबसे पहला अधिकार किन्नरों का है। तो करेक्ट, देखिए वहां से किन्नर आए। तो किन्नर देवता धर्म पुराणों से वर्णित है। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर, ये 5 उपदेवता है। तो इन 5 उपदेवताओं में किन्नरों का स्थान था, इसीलिए किन्नरों को भगवान की तरह पूजने का जो अधिकार था वो मिल रहा था। करेक्ट, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने आए, मुगल साम्राज्य जैसे आया, तब किन्नरों को बहिष्कृत करने का सोचने की वजह से हिंदू लोगों ने उनको दूर कर दिया। हम्म, तब ये बहुत कटु सत्य है कि किन्नर देवताओं को हमारे ही हिंदू सनातन धर्म के कुछ लोगों ने, जो मंदिरों में पूजा करने के लिए किन्नर थे, महंत किन्नर थे, बहुत अलग अलग धर्म कार्यों के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए किन्नर थे, उनको दूर कर दिया अपना वाला वर्चस्व दिखाने के लिए। ये जब ब्राह्मण समाज ने डोमिनेशन ये स्टार्ट जो, किया। हाँ करेक्ट, ये जो 4 वर्णों की स्थिति आई थी, उस वक्त हम किसी वर्ण में नहीं थे, हम्म, तो मुगलों ने एक्सेप्ट किया
उनके हरम में उनके सिपा सलार हम लोग थे, उनके औरतों को संभालने के लिए, उनके खाना बनाने के लिए, सेवा के लिए किन्नरों को लिया गया। फिर करेक्ट। उन्हीं किन्नरों को हिजराह कहा गया बिकॉज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी में एंटर हुआ। अच्छा, ये वर्ड वहां से आया है। क्यों आया? हिजरा मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अपनी समुदाय को छोड़ के अलग राह पे चल रहा है, अच्छा। तो वो हिजरा हुआ बिकॉज ऑफ उर्दू, हम्म। मुगलों के राज्य में। तो वो आए, आगे चल के थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी जगह बना रहे थे, हम्म। वापस हम लोग अपने अपने धर्म में अपना अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को काम नहीं था, हम लोगों को समाज में कोई इज्जत नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग किसी ना किसी का काम करते रहते थे। फिर मेंटेलिटी, पढ़ाई ना होने की वजह से, काम ना मिलने की वजह से रोटी उठा ली, ये उठा लिया, वो उठा लिया, भगवान के सामने रखा हुआ नैवेद्य का थाली उठा लिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया 1872 में, एक ऐसा रूल, एक ऐसा एक्ट बना दिया कि हमारी प्रजाति को उन्होंने कह दिया बहिष्कृत, मतलब समाज से बाहर। बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया हम लोगों को, और अच्छा। हम लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया कि ये आतंकी लोग हैं, इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये ब्रिटिशर्स ने किया, अच्छा। ये इतिहास में लिखा हुआ है, ओके। लेकिन उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं रहा है। करेक्ट। बच्चों को अभी स्कूल में ये पढ़ाना जरूरी है ना। करेक्ट। अगर आप 1872 का ये जो इंसिडेंट है ये बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को पता चले ना कि ये भी हमारे लोग हैं। करेक्ट। तो वहां से हम लोग बहिष्कृत हो गए, फिर हम लोग गांव के बाहर रहने लगे, तब से हम लोग बाहर ही थे। धीरे धीरे हम 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए। करेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे हमारे संविधान ने हम लोगों के धीरे धीरे अधिकार दिए। देखिए 75 ईयर्स के बाद, जब भारत स्वतंत्र होने के बाद भी 75 ईयर्स अभी हुए हैं, 1993 में पिटीशन दाखिल हुआ कि वी आर ऑल्सो इंडियन। करेक्ट। वो तब तक आप लोग गुमनाम थे। 1993 में। फिर 2004 में यस, मेल फीमेल एंड अदर्स, हम्म। वो 2014 में मान्य किया गया। 10 साल वो भी स्ट्रगल रहा। करेक्ट। इस स्ट्रगल के लिए आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इतनी बड़ी सोशल वर्कर थी वो, करेक्ट। कि उन्होंने ये वाला काम करके दिखाया। गौरी सावंत जी, जिन्होंने मेल फीमेल अदर्स कैटेगरी में हम लोगों को लाया, करेक्ट। है ना, उन्होंने ये स्ट्रगल किए थे। तो उनके बारे में क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाते? क्यों स्कूलों में नहीं, ये इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि किन्नर देवताओं के बारे में इन लोगों ने ये किया, किन्नरों के लिए इन सोशल वर्कर्स ने, उनके बारे में भी कोई टॉपिक्स हो ना, करेक्ट। है ना, पीएचडी के लिए उनके बारे में भी सब्जेक्ट्स हो। करेक्ट। उसके बाद आगे चल के 2019 में, यानी अभी 6 साल पहले, नालसा जजमेंट आया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट। तब लोगों को पता चला कि मुझे कोई हिजड़ा कहे, मुझे कोई छक्का कहे, मुझे कोई गुड़ मामू, या फिर मेरी पुरानी जिंदगी के ऊपर से कोई मुझे छेड़े चिढ़ाए, या फिर कोई भी मुझे फिजिकली टॉर्चर करे, या फिर ऐसी कोई चीज करे जिसकी वजह से मुझे शर्म आती हो, या फिर समाज में मेरी बेइज्जती होती हो, तो मैं नालसा जजमेंट के द्वारा दिए गए इस जजमेंट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उनके ऊपर मैं केस कर सकती हूँ। अच्छा। ये अभी लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में भी पता नहीं है। मैंने खुद बैठ के बहुत सारे पुलिस वालों को बैठ के पीआई, डीवाईएसपी, एसपी तक मैंने ये बताया है कि आप जीआर देखिए ना नालसा जजमेंट का, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। बोल रही ऐसा वाला हिजड़ों का कोई नहीं, जाओ वहां जाके नंगे हो जाओ, जाओ वहां जाके ताली बजाओ। क्या है ये? आप पढ़े लिखे लोग ही ये बातें नहीं समझ पाते हो। जो कायदा सुव्यवस्था का काम करता है वही ये नहीं पढ़ना चाहता है। अभी मुंबई की बात है, कुछ महीना 1.5 महीना पहले की, हमारे न्यू मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है जहां पे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि आप देखिए, उनका सीसीटीएनएस होता है जहाँ पे उनके एक्ट्स आते हैं कलम सारे। अच्छा। तो वहां पे मैंने उनको सर्च करवाया, तो वहां पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18 के थ्रू कैसे कार्रवाई की जाती है ये दिखाया। तो बोलते अरे बाप रे, हिजड़ों के लिए भी कायदा है। सरप्राइज हो गए। हाँ, ये मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग था कि अरे आप तो पीआई हो, पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आप क्या पढ़ के बने हो। करेक्ट। करेक्ट। तो ये वाली बातें अभी तो 4-5 दिन पहले उसी पुलिस स्टेशन में ये सेम कंडीशन, उसी पुलिस स्टेशन में कुछ किन्नरों को जो माता का पूजा करते हैं, या फिर हम लोगों में जो माता का थड़ा निकाला जाता है, माता की पूजा, माता की घाघर निकाली जाती है,
तो वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो 20-25 पुलिस वाले आते हैं और बहुत सारे ट्रांसजेंडर स्किनरों को बहुत लाठी काठी से बहुत मारते पीटते हैं, और कोई भी मीडिया वाला उसके बारे में लिखता नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं समझते वो लोग। वो समझते ही नहीं है कुछ। हाँ, हम लोगों का उतना नहीं है ना, हम लोग वोटिंग के लिए उतने, अभी अभी तो वोटिंग मीटिंग आया हम लोगों का, करेक्ट, तो वैल्यू नहीं था पहले। हाँ, तो अभी आया है ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे लोगों को समझ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आना, तो डीप से हम लोग अभी तो यहाँ आए, बहुत है किन्नरों का। सुनते सुनते ऐसा देखना पड़ेगा, इतना सारा भर भर के रखा है किन्नरों के लिए, इंफॉर्मेशन बस बहुत है। समझना जरूरी है। करेक्ट।